हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन प्रिवेंशन बाय एक्सटर्नल मेजर्स या एक्सटर्नल मेजर्स ऑफ कोरोजन प्रिवेंशन। आखिर हम बाहरी तरीके से, बाहरी पैमाने पर अगर हम बात करें तो हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दें या कुछ इनहिबिटर का यूज़ करें, जैसे एनोडिक, कैथोडिक ये और ऑर्गेनिक। इन इनहिबिटर को यूज़ करके हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करके, मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के तरीके से कोरोजन का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो अगर हम इन्वायरमेंट ही चेंज कर दें, है ना, चेंज इन कोरोजिव इन्वायरमेंट, या हम कोरोजिव कोरोजिव इन्वायरमेंट है उसी में परिवर्तन कर दें। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करके कोरोजन का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव कोटिंग की बात करते हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव कोटिंग की बात करें तो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो 2 तरीके से होती है। या तो हम मेटेलिक कोटिंग करें या हम नॉन मेटेलिक कोटिंग करें। या तो अगर हमें किसी मेटल के सरफेस पर, परत पर क्या करना है, हमें प्रोटेक्टिव कोटिंग करनी है, यानी रक्षात्मक आवरण लगाना उसमें, तो हमें क्या करना होगा, 2 तरीके से हम उसे लगा सकते हैं। या तो हम मेटेलिक कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं या फिर नॉन मेटेलिक कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। मेटेलिक कोटिंग में 3 तरीके हमारे पास हैं, एनोडिक, कैथोडिक और सैक्रिफिशियल एनोड कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये हम मेटेलिक कोटिंग की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम मेटेलिक कोटिंग कर सकते हैं। आज हम सिर्फ मेटेलिक कोटिंग के बारे में ही बात करेंगे कि हम प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में मेटेलिक कोटिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक कोटिंग की हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। कोटिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले एनोडिक कोटिंग। एनोडिक कोटिंग क्या हुई कि अगर किसी मेटल की सरफेस ख़राब हो रही है, यानी कोरोजन की वजह से ख़राब हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एनोडिक कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस एनोडिक कोटिंग को समझने से पहले कि ये कोटिंग किस मेटल की होगी, कैसे होगी, इसको समझने से पहले इसको मतलब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक विशेष चीज़ पता होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जैसे आपने क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार थोड़ा फिर रिमाइंड करता हूँ। कोई भी मेटल जो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है और हाइड्रोजन से नीचे है, उनको उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड माना गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 = 0 है। इसके ऊपर जो मेटल रखे हुए हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम अच्छी तरह
आप समझते होंगे। देखो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपने 12th में पढ़ा होगा, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या कहती है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ देख लीजिए, जो हाइड्रोजन है इससे ऊपर, यानी इससे ऊपर जो मेटल होते हैं वो उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है, यानी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस हाइड्रोजन से जो नीचे है, यहाँ से इस हाइड्रोजन से जो नीचे एलिमेंट रखे हुए हैं वो क्या है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको याद कैसे करना है, ये आपको याद करना है, देखो हाइड्रोजन से जो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 माना गया है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर का मेटल है वो क्या है, वो एनोडिक फंक्शन कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होने में इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इसके तो इनको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रखा गया है वो रखा गया है SRP के सीक्वेंस में। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किस श्रेणी में रखा गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन रखा गया है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को IUPAC के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसे कहते हैं पोटेंशियल E0 ऐसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। किसकी तरफ बढ़ती है, SRP की जो वैल्यू होती है वो नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि नीचे के जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट हैं वो बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं किसी भी अन्य एलिमेंट का, है ना। रिडक्शन क्यों कर सकते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या है, टेंडेंसी है। और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा तो वो दूसरे का क्या कर देंगे, और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन मतलब वो रिड्यूसिंग होने की जो उनकी क्षमता है वो ज़्यादा है उनके पास, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इतनी सीरीज आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो आयरन से ही ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो पाइप ले लीजिए, चाहे आप शिप्स ले लीजिए, मतलब जहाज़, बड़े बड़े जहाज़, गाड़ियाँ, जो कुछ भी बना हुआ, तो ज़्यादातर जो चीज़ें बनी हुई किससे बनी, आयरन से बनी हुई। तो हम आयरन को यहाँ पर क्या करेंगे, बेस मटेरियल मानेंगे, बेस मेटल मानेंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे और एनोडिक और कैथोडिक लॉजिक को समझेंगे। पहले अगर आपको इसको याद करना है, इसको याद करने का तरीका क्या है, ले कर भारत सरकार का नाम मांगे आलू मन, ठीक है। लेकर भारत सरकार का नाम मांगे आलू मन, जान कर फिर कद्दू को नहीं सुनता प्रभु है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो, लिथियम लेकर, ठीक है, लेकर, पोटेशियम भारत यानी बेरियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, CD यानी कद्दू, कैडमियम, है ना, और कोबाल्ट, निकिल, SN टिन, और प्रभु PB। तो इस सीक्वेंस में इसको रखा गया है ना। इनकी जो SRP वैल्यू है वो इस तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर H2, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो नीचे एलिमेंट हैं और इनकी SRP वैल्यू
और नीचे की तरफ क्या है, बढ़ रही है। तो ये इस क्रम में रखे हैं, क्यों आया आगे, होगी बाहर, पिटाई और फास्ट। याद हो जाएगा ना इजीली। क्यों आया आगे, होगी बाहर, पिटाई और फास्ट। कॉपर, आयोडीन, ये आपके पास सिल्वर, Hg, Br2, Pt, Au और F2, ये आपके पास जो है इस सीक्वेंस में रखे हुए हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आपको क्यों याद करा रहा हूँ मैं, ये आपको इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि अब अगर हम मेटल में कोटिंग करें तो आपको ये पता लग जाए कि मेटल में हम किसकी कोटिंग करेंगे और किसकी नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एनोडिक कोटिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम क्या करते हैं, एनोडिक कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो मान लीजिए ये मेटल सरफेस है ना, ये मेटल सरफेस है। मान लीजिए ये आयरन की मेटल सरफेस है और इसके ऊपर जो है हमने कोटिंग करनी है एनोडिक। क्या करनी है, एनोडिक कोटिंग करनी है। ये हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी है एनोडिक, और इसके बाहर जो ये वाला एरिया है ये कोरोसिव इन्वायरमेंट है, कोरोसिव इन्वायरमेंट। अब क्या करना है आपने, इस मेटल के ऊपर, इस मेटल सरफेस के ऊपर किसकी कोटिंग होगी ये पता आपको कैसे लगाना है। देखो ये है आयरन, अब आयरन को देखो यहाँ पे, आयरन कहाँ है, यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि नहीं पर। तो आयरन के ऊपर हमें क्या करना है, किसकी कोटिंग करनी है, एनोडी की कोटिंग। एनोड कहाँ होगा, जो ऊपर की तरफ होंगे। भाई एनोड हम किसे कहेंगे, एनोडिंग या कैथोडिक हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे, है ना। एनोडिक होंगे जो आपके पास हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की जो क्या है टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लिथियम के पास जाएंगे ऊपर, तो लिथियम के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो लिथियम क्या है, एक अच्छा एनोड बनेगा इन सब में, इसीलिए है ना। लिथियम क्या बनेगा, एक अच्छा एनोड बनेगा, फिर पोटेशियम बनेगा, इस तरह बेरियम बनेगा, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आयरन आपके पास है, ये मेटल का ही है, आयरन है। आयरन के ऊपर आप अगर एनोड की कोटिंग करना चाहते हैं, है ना, एनोड की कोटिंग करना चाहते हैं, तो एनोड कौन सा मेटल होगा, एनोड वो होगा जो आयरन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता होगा। तो आयरन से ज़्यादा जो है ये सारे मेटल ऊपर के जो है ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। तो आयरन से ऊपर सारे मेटल क्या हैं, ये इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, अच्छा एनोडिक का फंक्शन करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए हम लगा देते हैं जिंक की, इसके ऊपर लगा देते हैं जिंक या एल्यूमिनियम या मैंगनीज, जिसकी भी आपके इसके ऊपर ये कोटिंग करनी है। तो जिंक, अगर हम आयरन के ऊपर Fe के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो होगा क्या, जिंक जो मेटल होगा सबसे पहले उसका क्या होगा, कोरोजन होगा। अगर कभी कोरोजन होना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जिंक क्या होगा, Zn हमारे पास टूटेगा सॉलिड और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर कोरोसिव इन्वायरमेंट में कोरोजन होना होगा तो आयरन का नहीं होगा, क्योंकि आयरन क्या है, यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है ना, नीचे है। और आपने ऊपर क्या कर दिया, उसकी एनोडिक कोटिंग कर दी है इसके ऊपर। तो अगर आप एनोडिक कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर तो होगा क्या कि सबसे पहले कोरोजन कहाँ होता है, एनोड में होता है हमेशा, मतलब टूटता कौन सा हमेशा, एनोड टूटता है। और एनोड कौन होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, जो ऊपर है, मतलब आयरन से ऊपर रखे हुए हैं। तो आयरन से ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी। तो अगर हमें आयरन बचाना है तो जिंक की कोटिंग कर देंगे। अगर कहने का मतलब है कि इसका लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर कोरोजन होना होगा तो जिंक का होगा, ना कि आयरन का होगा, क्योंकि जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एनोडिक फंक्शन ज़्यादा शो करता है। यहाँ पर अगर आयरन अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना होगा तो जिंक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा रेदर देन आयरन, है ना। तो
हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देंगे या किसी एल्यूमिनियम कोटिंग कर देंगे, मैग्नीशियम, इस तरह की कोटिंग कर देंगे ऊपर। इसकी कोटिंग करने से क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अंदर की जो आयरन लेयर है वो क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। बाहर की अगर एनोडिक लेयर हो, अगर कोरोजन होना होगा तो एनोडिक लेयर का ही होगा, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया। दूसरा है हमारे पास कैथोडिक कोटिंग। अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर, मान लीजिए मेटल है और इस मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल है हमारे पास आयरन, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो आयरन की ही बनाई जाती है। इस आयरन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। ये हमने कोटिंग कर दी इसके ऊपर, ये कोटिंग लेयर है। और इसके बाहर जो है हमारे पास, इसके बाहर का जो एरिया है ये कोरोसिव इन्वायरमेंट है, ये कोरोसिव इन्वायरमेंट है, ये कैथोडिक कोटिंग है ना। तो कोरोसिव इन्वायरमेंट है। और अब मान लीजिए फिर से ये आयरन है, Fe है। Fe के ऊपर हम किसकी कोटिंग करेंगे, कैथोड की। तो कैथोड कौन सा होगा, देखो आयरन से नीचे कौन है, अभी मैंने बताया था। फिर क्या होगा, जानकर, फिर कद्दू को नहीं सुनता प्रभु है ना। तो अगर हम इसके ऊपर कोबाल्ट या निकिल की क्या कर दें, कोटिंग कर दें, या टिन की कोटिंग कर दें सबसे अच्छा। तो अगर हम इसके ऊपर जो है टिन की कोटिंग कर दें, ये जो कोटिंग है ये किसकी है, कोटिंग ऑफ टिन, है ना। टिन को क्या बोलते हैं, एसन, स्टेनस। तो अगर हम इसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दें, तो टिन की कोटिंग करने से क्या होगा, बाहर का जो, ये अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये कैसा काम करेगा, एनोडिक, क्योंकि ये ऊपर है, आयरन ऊपर है ना। तो जो ऊपर होता है वो क्या करेगा, एनोडिक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हम तो आप तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कोटिंग करेंगे, है ना, एक लेयर बिछा देंगे। तो लेयर बिछा देंगे तो यहाँ पर अगर हम टिन की लेयर बिछाते हैं तो टिन की लेयर क्या करेगी, यहाँ प्रोटेक्टिव का काम करेगी। हाँ, एक दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं तो कैथोडिक प्रोटेक्शन एनोडिक प्रोटेक्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा रेसिस्टेंट है और ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि कैथोडिक कोटिंग क्या होती है, हमेशा जो कोरोजन होता है वो एनोड पर होता है, और आपने बाहर क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया, है ना, कैथोडिक कोटिंग कर दी बाहर से। तो जब यहाँ पर कोरोजन होना होगा तो इजीली कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि आपने बाहर से क्या लगा दिया है, कैथोडिक। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, है ना। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दोगे तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसका कोरोजन होगा नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता तो ज़्यादा कोरोजन होता है इसका। तो इसको अगर इन्वायरमेंट में अगर H2O भी मिलेगा, मतलब अगर हमारी किसकी कोटिंग कर रखी है, Sn की कोटिंग कर रखी है ना। तो Sn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको, बाहर देगा इसको, H2O को। तो H2O एक्सेप्ट करेगा तो H2O जमेगा, इसी के ऊपर जमेगा, है ना। ले तो सकता नहीं है ना, ले तो सकता नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हम कैथोडिक कोटिंग करेंगे, कैथोडिक का मतलब है कि आयरन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा नीचे है। नीचे मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, SRP वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कैथोडिक कोटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको हम कैथोडिक कोटिंग को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा करते हैं, स्प्रे करते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, है ना। और ज़्यादा रेजिस्टेंट और ज़्यादा प्रभावी है ना। क्यों प्रभावी है, क्योंकि कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं देगा। इसके कंपैरिजन में अगर कैथोड है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं देगा, कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे जिसके भी होंगे, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता तो ये क्या हो, इसके टुकड़े टूटते रहते, है ना, टूटते रहते। तो ये फर्दर जो है इसका कोरोजन होता रहता है, बहुत फास्ट होता रहता है। जैसे अगर हम एनोडिक कोटिंग के कंपैरिजन में इसके बात करें, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे। तो कैथोडिक कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है रेदर देन एनोडिक कोटिंग। तीसरा है हमारे पास सैक्रिफिशियल एनोड।
कॉमा कैथोडिक प्रोटेक्शन। जैसे नाम से इंडिकेट है, यहाँ पर क्या होगा, सैक्रिफिशियल एनोड होगा, यानी एनोड क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो कोटिंग होती है या इस तरह की जो क्या कहते हैं उसे प्रोटेक्शन होती है, वो सबमर्ज स्ट्रक्चर में होती है। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर में के पास शिप्स है जो आधा क्या है, डूबे हुए रहते हैं पानी के अंदर, है ना। जैसे पाइप्स हैं जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, है ना। कौन से पाइप्स, अंडरग्राउंड। इनकी जो प्रोटेक्शन होती है वो कैसे होती है, सैक्रिफिशियल एनोड कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है। मतलब नाम से इंडिकेटर सैक्रिफिशियल एनोड, एनोड को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। अब कैसे बलिदान देगा वो, यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए हमने कोई नल, ये पाइप है, ये हमने अंडरग्राउंड पाइप है, ये हमने यहाँ दबा रखा है ना, ये ज़मीन के अंदर जो है दबा हुआ है। और इसका जो है क्या होगा, मान लीजिए ये पाइप जो है आयरन का है, किसका है, आयरन का है, Fe का है। अब निश्चित है कि आयरन का जो पाइप होगा वो बहुत जल्दी कोरोसिव होगा, यानी बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन इसका होगा। तो हम क्या करते हैं, जब इस पाइपलाइन को बिछाते हैं तो साथ में कुछ ब्रिक्स, यहाँ पर एक मतलब जो है रेसिस्टेंट जो वायर होता है, एक वायर लाएंगे, है ना, जो बाहर से रेसिस्टेंट होगा पूरा तरह, उससे हम क्या कर देंगे, कुछ ब्लॉक्स को जोड़ देंगे। ब्लॉक्स जैसे मैग्नीशियम के ब्लॉक्स यानी ईंटें जोड़ देंगे हम इसमें, है ना, मैग्नीशियम के। तो ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स ऑफ Mg जोड़ देंगे। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे Mg क्या है, आयरन से ऊपर है, आपको तो मैंने दिखा दिया वो। तो Mg क्या बनेगा, Mg क्या करेगा, यहाँ पर Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और Mg क्या करेगा, एनोड का काम करेगा। और ये जो पाइप है आयरन का पाइप, ये यहाँ पर कैथोड का काम करेगा। अब आप जानते हैं कि हमेशा जो कोरोजन होता है वो एनोड की तरफ होता है। तो एनोडिक, अगर भविष्य में अगर इसकी लाइफ बढ़ानी है इस पाइप की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में इसके कहीं ऊपर से, जहाँ से भी आपको उचित लगता है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम की ब्लॉक्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन के लिए एनोड का काम करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ जनरेट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और इस कंडीशन पर मैग्नीशियम का क्या होगा, कोरोजन होगा। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको ऊपर रखा गया है। और ये एनोडिक का काम करेगा। एनोड पर हमेशा ही कोरोजन होता है, टूटना शुरू होता है सबसे पहले एनोड, तो ये टूटेगा। अगर भविष्य में इसको बचाना है तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन बाद अगर ये ख़राब भी होता है तो दूसरी ब्लॉक्स आप लगा सकते हो। पाइप जो है वो बचे हुए रहेंगे। क्यों बचे हुए रहेंगे, क्योंकि कैथोड पर जो है वो कोरोजन नहीं होता, है ना। आप क्या कर देंगे, अगर इस पाइप को बचाना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको वायर से बांध देंगे। किससे बांध देंगे, वायर से कुछ ब्लॉक्स या कुछ ब्रिक्स यहाँ पर जो है बांध देंगे मैग्नीशियम के। तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम और आयरन के बीच में एक क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा, एनोड का काम करेगा, आयरन क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। आप जानते हैं कि एनोड पर हमेशा ही कोरोजन होता है। तो अगर किसी का कोरोजन होना होगा तो मैग्नीशियम को होगा, आयरन का थोड़ी नहीं होगा। क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, एनोड का कर रहा है, और एनोड पर ही कोरोजन होता है। तो एनोड टूटेगा पहले। अगर किसी को ख़राब होना होगा तो मैग्नीशियम ब्रिक्स होगी ना। तो मैग्नीशियम ब्रिक्स अगर ख़राब हो जाएगी तो मैग्नीशियम ब्रिक्स हम बदल देंगे और पाइप की लाइफ जो है वो बढ़ी रहेगी। पाइप बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके।